डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम परमजीत है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय मैं कनाडा में हूँ। पढ़ाई के रास्ते मैं कनाडा आया था और उसके बाद यहीं का होकर रह गया। कई लोगों को लगता है विदेशों में काफ़ी ज़्यादा कमाई है, वहाँ जाकर हर कोई अमीर हो जाता है, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, वो तो गाड़ियों में घूमता है, ऐश करता है। लेकिन असली सच्चाई वो समझ नहीं पाता। यहाँ पर हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसा आपको लगता है यहाँ ज़िंदगी वैसी नहीं है। आपके हाथ में आईफोन तो होता है, लेकिन उसे चलाने के लिए आपके पास समय नहीं होता, और बड़ी मुश्किल से कोई अच्छी जॉब मिल जाए तब जाकर ठीक ठाक गुजारा हो पाता है। वरना भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में आप घर वालों से कई बार हफ्तों हफ्तों तक बात तक नहीं कर पाते। मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। पहले तो मैं पेट्रोल पंप पर, रेस्टोरेंट पर काम करता रहा और उसके बाद पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। लेकिन जब पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, मुझे यहाँ कोई अच्छा काम ढूंढना था, और अच्छा काम ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। अलग अलग शहरों में जाना पड़ रहा था। जहाँ भी जैसी भी जॉब मिल रही थी मैं वो करना चाहता था। आपको लगता है यहाँ काम बड़ी आसानी से मिल जाता है? ऐसा नहीं है। काम ढूंढना भी बड़ी जद्दोजहद का मामला है, और उसके बाद आपको जी हजूरी करनी पड़ती है। अपने गांव में बड़ी अकड़ से मैं खेतों को जोता करता था, किसी की ना नुकर सुनता तक नहीं था, और यहाँ पर हर किसी की सुननी पड़ती है। कई बार गालियाँ खानी पड़ती है, फिर भी चुपचाप आप कुछ बोल नहीं सकते। और बड़ी मुश्किल से मैं ब्रैम्पटन में पहुँचा, और अब जाकर मुझे एक ऐसा काम मिला जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। अपने घर में बैठो, अपने कमरे में बैठो और ऑनलाइन काम करो। घर से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, और मैं चाहता भी नहीं। यहाँ मुझे लोग ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मतलबी लगते हैं। यहाँ कई ट्रक चलते हैं, कुछ बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो कुछ अमेरिका तक जाते हैं। अमेरिका की कई स्टेट्स में ये ट्रक जाकर डिलीवरी करके आते हैं, और मुझे बस इनकी बुकिंग्स करनी है। मैंने इस काम को करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, और एक लैपटॉप को लेकर सुबह सुबह मैं टेबल पर बैठ जाता हूँ, और उसके बाद मुझे डिलीवरी की सारी इंफॉर्मेशन डालते रहना पड़ता है, फ़ोन से पूछते रहना पड़ता है। इस तरह मेरा पूरा दिन बीत जाता है अपने ही कमरे में, लेकिन कमाई अच्छी खासी हो जाती है। इस काम को छोड़कर कहीं और मैं जा भी नहीं सकता। यहाँ काम इतने अच्छे आसानी से नहीं मिलते, लेकिन ज़िंदगी एक कमरे में ही बंद होकर रह गई है। और पिछले 5 सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूँ। 5 सालों से मेरा मन तो करता है कि मैं पंजाब जाकर आऊँ, अपने गांव में जाकर आऊँ, अपनी माँ के साथ बैठकर उनके हाथों का खाना खाऊँ। लेकिन पिछले 5 सालों से मुझे गांव में जाने का मौका मिला ही नहीं। मैं भी क्या करूं? अब यहाँ फंसा ही इस तरह से हूँ। लेकिन माँ से कभी कभी बात हो जाती है, और माँ भी मेरे दुख सुख मुझसे पूछती रहती है, और बात कम हो पाती है, काम ज़्यादा होता है। दिल को तसल्ली मिल जाती है माँ की आवाज़ सुनकर। उसके बाद मैं फिर से काम पर लग जाता हूँ। खाना पीना लेने के लिए ग्रॉसरी स्टोर तक जाता हूँ। कई बार मुझे बर्गर पिज़्ज़ा खाने का मन करता है तो मैकडी, KFC वहाँ से जाकर खाना खाकर आ जाता हूँ। बस इस कुछ इलाके में ही मेरी ज़िंदगी जैसे टिक गई है। बहुत कम दोस्त बने हैं, आस पड़ोस मैं किसी के नहीं जाता। लेकिन सुबह सुबह जब सैर के लिए जाता हूँ, कुछ लोग बात करना चाहते हैं, मैं भी उनसे बात करने लगता हूँ। क्या घट रहा है, नया क्या है, ये सब पूछता हूँ, और मैं आगे की तरफ निकल पड़ता हूँ।
ये पूरी की पूरी स्ट्रीट बिल्कुल ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है जो हर रोज सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं। सुबह 1 घंटे के लिए सैर करने के लिए बाहर निकलते हैं और ये उन्हें उनके डॉक्टर ने बताया है। यहाँ हर महीने में 2 बार अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर हमारा चेकअप करते हैं, हमें इंजेक्शन लगाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी का चेकअप होता है और जो भी बीमारी है, कोई परेशानी है, उसका इलाज करवा दिया जाता है। हमें बेहोश कर दिया जाता है और चेकिंग बहुत अच्छे से होती है। किसी को पता नहीं, यहाँ काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। शरीर में कोई भी बीमारी पनप ही नहीं सकती। मैं हर बीमारी को मात दे चुका हूँ। छोटी मोटी बीमारियाँ हुई लेकिन ठीक हो गई। एक बार मेरी उंगलियां अच्छे से काम नहीं कर रही थी और उस डॉक्टर ने दवाई दी और अगले ही दिन मेरी उंगलियां बिल्कुल ठीक हो गई। इस तरह से ये मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मेरी इस ज़िंदगी में छोटी बड़ी कई और घटनाएं भी हुई जो बहुत ज़्यादा अजीब थीं। मैं बहुत ज़्यादा ऊब गया था। सुबह सुबह सैर पर जाने का मन कर नहीं रहा था और डॉक्टर ने खास निर्देश किए थे। 1 घंटे तक वॉक करनी है, रनिंग करनी है, शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रखना है, तभी अच्छे से काम कर पाओगे, वरना बीमारी बढ़ती जाएगी। मैं आज सैर करने के लिए जाना नहीं चाहता था और काम करने का भी मन नहीं था। मैंने बहाना लगा दिया कि मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कहीं बाहर निकलना चाहता था। काम खत्म ही नहीं होते, क्या करूं? मैं घूमने जाना चाहता हूं। इतने सालों से कहीं घूमने जा ही नहीं पाया। जहां पर भी गया उसकी यादें धुंधली धुंधली सी हैं। मैं अब किसी नई जगह पर जाना चाहता था। मैंने घर का दरवाज़ा खोला दोपहर के 12 बजे। जैसे ही मैं उस सड़क पर पहुंचा, यहाँ हर बार की तरह वैसे ही हालात थे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। अपने गांव में मैं होता ना, कोई जान पहचान वाला मिल जाता, उससे 4 बातें कर पाता, अपने दुख सुख उसके सामने खोल पाता। कई लोग ऐसे हैं गांव में जो अपना काम धंधा पूरा निकाल कर काम करके बाहर बैठे होते हैं किसी से बात करने के लिए, और कोई उनके पास पहुंच जाए तो वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि घंटों निकल जाते हैं। और यहाँ कोई बात करने वाला मिलता तक नहीं। उस सड़क पर मैं अकेले जाए जा रहा था। मैं चलता गया और आज बहुत ज़्यादा निराश सा था। क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी। चलते चलते अपनी स्ट्रीट से बाहर निकल आया था मैं, और जैसे ही स्ट्रीट के बाहर वाली उस सड़क पर पहुंचा, हैरानी वाला दृश्य था। उस सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। अमूमन यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये रविवार का दिन होता है। मैं रविवार के दिन ही ग्रोसरी के लिए बाहर निकलता हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। मुझे हमेशा लगा करता था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और बाकी दिनों में तो यहाँ गाड़ियाँ भर भर कर जाती होंगी, लेकिन इतना ज़्यादा सन्नाटा, कोई भी मौजूद नहीं। मैं चलता चलता काफ़ी आगे तक चला गया था। मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आई, मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आया, मुझे कोई जानवर नज़र नहीं आया। ऐसा अकेलेपन का एहसास था जैसे दुनिया में इंसानों का खात्मा हो चुका हो। एक आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी मुझे। अब इस सड़क पर चलते चलते मैं कितनी आगे तक जाता। मैं वापस आने लगा और जब मैं अपने घर पहुंचा, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। यहाँ जितने भी लोग मुझे जानते हैं, उन सब को रविवार के दिन ही बहुत ज़्यादा काम होता है। बाकी दिन वो घर पर और कामों को करते रहते हैं। बाहर निकलने की बातें तो कई करते हैं, आज दिख कोई क्यों नहीं रहा। मैं घर पहुंचा और मैंने गाड़ी निकाली। मैं अब बहुत ज़्यादा विचलित सा हो रहा था। इस दृश्य को देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था, तो मैं गाड़ी शहर के बीच में ले जाने लगा। मैं गाड़ी ले जाता जब शहर में पहुंचा था ना, वहाँ भी सन्नाटा था। ये ब्रैम्पटन के बाहर का एक छोटे से शहर का हिस्सा था और यहाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सामने मैकडी का वो स्टोर था। मैंने गाड़ी बाहर लगा ली और मैं चलकर जब अंदर गया, काउंटर पर भी कोई नहीं, टेबल पर भी कोई नहीं। सफाई पूरी की पूरी थी, लेकिन इंसान नज़र नहीं आ रहा। जब मैंने टीवी देखा तो उस पर साधारण न्यूज़ ही चल रही थी, कोई खास खबर थी ही नहीं। ये लोग कहाँ गए वो बताया ही नहीं गया था। अब मेरा मन और ज़्यादा विचलित होता जा रहा था। इसके बाद मुझे लगा
मुझे बाहर निकलना होगा, मुझे कहीं और देखना होगा। गाड़ी लेकर मैं शहर के कई हिस्सों में घूमता गया। बिल्डिंग्स खाली थी, सड़कें खाली थी, कोई दिख नहीं रहा था। मैं गाड़ी चलाता चलाता डरता जा रहा था और अब मुझे लगा मैं इस शहर से कभी बाहर निकला ही नहीं। बहुत सालों बाद कुछ मौके आते हैं जब मैं किसी और जगह जाता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं इस शहर से बाहर कभी निकला ही नहीं। सच में किसी वीकडे के दिन मैं बाहर निकलकर देख ही नहीं पाया यहाँ लोग क्या करते हैं। हमेशा वीकेंड में संडे के दिन मैं ग्रॉसरी लेने के लिए निकला करता था। अब मुझे लगा मुझे शहर की ओर जाना होगा। इस शहर से बाहर निकलकर मुख्य हिस्से में मैं गाड़ी चलाकर उस तरफ जाने लगा। जैसे ही उस सड़क पर पहुंचा, बिल्कुल खाली सड़क, मैं गाड़ी लेकर और आगे जाता जा रहा था और एक जगह मैंने देखा सड़क के बीच में ही नाका लगा हुआ था। उससे आगे जाने का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड उस रास्ते को रोक कर बैठे हो। यहाँ चेकिंग भी हो सकती है और मैं कोई कार्ड भी नहीं लेकर आया, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं लेकर आया। मैं थोड़ा डरने लगा था। तब मुझे नज़र आया अगर मैं अपनी गाड़ी को इस सड़क से नीचे उतार लूँ तो आगे कुछ खंडहर हैं, उनके बीच से निकालकर आगे वाले शहर के हिस्से में मैं पहुँच सकता हूँ। इस तरह वहाँ से मैंने गाड़ी दूर से ही मोड़ ली। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं होगा। वहाँ गाड़ी में नीचे उतारने लगा और नीचे उतार कर आगे उस बंजर सी जगह से निकलता गया। काफ़ी पेड़ थे, कुछ खंडहर थे। वहाँ सड़क अच्छे से बनी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। क्या ही बताऊँ, वहाँ से गाड़ी निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मुझे लग रहा था यहाँ लोग रहते भी हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल करते भी हैं। आसपास कुछ बोर्ड लगे हुए थे, शहर का नाम लिखा हुआ था। यहाँ खंडहर में इस तरह शहर का एक हिस्से का नाम कैसे लिखा जा सकता है। इसके बाद गाड़ी निकालने में परेशानी तो हुई, लेकिन उस खंडहर वाले रास्ते के 7 किलोमीटर मैं आराम से निकाल गया। और उसके बाद शहर की उस सड़क पर जब मैं चढ़ा, दूर से ही गाड़ियां नजर आ रही थी, ढेर सारी गाड़ियां, बिल्कुल भीड़ भाड़, जैसा कि हमारे शहर में होता है, जैसा कि ब्रैम्पटन में होता है, हमेशा मैंने सुना है। और मैं गाड़ी चलाकर जैसे ही सड़क पर आया, वहाँ दूर दूर तक लोग ही लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ और हर कोई काम में जैसे मग्न हो चुका था। मैं गाड़ी लेकर बीच से निकलता गया और मेरी गाड़ी की रफ्तार काफ़ी कम थी। मैं हमेशा नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन लोग यहाँ गाड़ियों में हॉर्न मारे जा रहे थे। क्या हॉर्न मारना बेइज्जती का बहाना नहीं है? मैं तो चुपचाप गाड़ी चलाता गया, लेकिन वहाँ कुछ गाड़ी इतनी गलत चला रहे थे कि मुझसे भी अच्छे से गाड़ी नहीं चल पा रही थी। इस तरह मैं गाड़ी चलाता चलाता शहर के मुख्य भाग में पहुंचा। वहाँ स्ट्रीट वॉक पर मैं चलने लगा। आसपास मुझे घर दिख रहे थे और वहाँ बच्चे खेल रहे थे, लोग अपना काम कर रहे थे, कुछ गार्डनिंग कर रहे थे तो कुछ धूप सेक रहे थे। उसके बाद मैकडी का हिस्सा आया। मैं उस रेस्टोरेंट में गया और उसके बाद ऑर्डर करने लगा। मैंने एक बर्गर था, उसे ऑर्डर किया, इसी के साथ एक मील बनवाया और उसे लेकर अपने टेबल पर आ गया। जब मैं टेबल पर खा रहा था, मेरे साथ बैठी एक लड़की भी ऐसा ही खाना खा रही थी और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था। मैंने काम में इतना ज़्यादा खुद को झोंक दिया है कि असल ज़िंदगी जैसे मैं जी ही नहीं रहा हूँ। मैंने कोई गर्लफ्रेंड तक ना बनाई। यहाँ खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत मुश्किलों में घिरा हुआ हूँ, मुझ पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं गर्लफ्रेंड के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने दिमाग बनाया हुआ है कि अगले 3-4 साल और करूँगा काम, उसके बाद ठीक ठाक पैसे जुड़ जाएंगे। जो कर्ज उठाया था वो वापस कर दूंगा मैं और उसके बाद मेरी ज़िंदगी साधारण हो जाएगी। वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कब वो चलकर मेरे सामने वाली उस कुर्सी पर बैठ गई और मुझे देखकर कहने लगी, तुम बड़े टेढ़े टेढ़े मुस्कुरा रहे थे, तुम मुझे जानते हो, तुम देखे देखे से लग रहे हो। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, जी नहीं, मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। उसके बाद बार बार वो मेरी तरफ देखती रही और ऐसा कहती रही, नहीं नहीं, सच में मैंने तुम्हें काफ़ी बार देखा लगता है। 1 मिनट मुझे सोचने दो, मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? तुम परमजीत हो ना? हाँ, तुम परमजीत हो। हाँ, मैंने तुम्हें उस पार्क में देखा है, हम इकट्ठा खेले थे एक बार फुटबॉल, याद है? उसकी तरफ देखकर मैं हैरान हो चुका था।
उसे मेरा नाम पता था, वो मेरे साथ खेल चुकी थी, मुझे फुटबॉल पसंद है उसे ये भी पता था, लेकिन मुझे उसका चेहरा याद क्यों नहीं आ रहा था। और ब्रैम्पटन के जिस हिस्से की बात वो कर रही थी वहाँ पर मैं कभी रहा ही नहीं, वहाँ पर मैं कभी खेला ही नहीं। किस पार्क की बात कर रही थी वो? इसके बाद हमने खाना खाया और अब थोड़ी देर हो रही थी। मुझे लगा घर चलना चाहिए। जैसे मैं खड़ा हुआ वो भी खड़ी हो गई और उसने मुझे गले से लगाया और कहा, तुम्हारी गाड़ी सच में बहुत अच्छी थी, मैं पागल हूँ तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम्हारी वो वाली गाड़ी सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरी उन फोटोज़ पर सबसे ज़्यादा लाइक्स आए थे। इसके बाद उसने मेरी गाल पर किस किया। वो मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रही थी और जाते वक्त भी वो एक आंख मार कर गई और मैं हैरान था, उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी मुझे लगा हो सकता है ऐसे ही कोई आवारा लड़की हो जो मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो। फिर भी एक बात का जवाब मेरे पास नहीं था, उसे मेरा नाम कैसे पता। दोबारा टेबल पर बैठ गया था मैं। वो लड़की तो वहां से चली गई, लेकिन मैं सोचने को मजबूर होता रहा। मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद मुझे लगा मुझे उस पार्क में जाकर देखना चाहिए, क्या कोई और मुझे पहचानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बिल्कुल मेरा हमशक्ल पंजाब से यहाँ आया हो और बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहनता हो, और हो सकता है उसकी शक्ल भी मुझसे मिलती जुलती हो। कमाल की बात है, ये सबसे बड़ा कोइंसिडेंस होगा अगर उसका नाम भी परमजीत निकल आए। ये सोचकर वहाँ मेरी हंसी निकल गई थी और आसपास बैठे हुए लोग मुझ पर हंस रहे थे। फिर मैंने चेहरा नीचे की तरफ किया और अपनी वो छोटी सी गाड़ी लेकर उस पार्क की तरफ निकल पड़ा जो उसने बताई थी। जैसे जैसे मैं उस इलाके की तरफ जाता रहा मैं समझ पा रहा था ये पॉश एरिया था, और पॉश एरिया भी साधारण नहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हों। इतने बड़े बड़े घर, उन घरों को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ऊपर कांच के बने हुए वो स्विमिंग पूल, उसे देखकर ऐसा लग रहा था काश मेरे पास भी कोई ऐसा घर होता, मैं भी उन स्विमिंग पूल में नहा रहा होता। कर्ज के बोझ तले जिंदगी नर्क लगने लगती है और उस नर्क को आप ज़्यादा देर झेल नहीं पाते। मैं थोड़ा थोड़ा कमज़ोर सा हो रहा था। वो तो डॉक्टर है जो मेरी एक्सरसाइज के लिए मुझे कहता है छोटी मोटी परेशानियां जो शरीर में आती हैं वो ठीक कर देता है, वरना काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। स्ट्रेस में आप बूढ़े होने लगते हैं, और मुझे लगने लगा था सच में मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। इस तरह वहाँ मैं निकलता गया, घरों को देखता गया, और जिस पार्क की बात वो लड़की कर रही थी उस पार्क तक पहुँचते पहुँचते मैं शर्मिंदा सा होने लगा था। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आसपास से गुजर रही थी कि मैं स्टीयरिंग व्हील को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था। मेरी ये छोटी सी गाड़ी काफ़ी सस्ते में ली थी मैंने, $4000 की, और अगर किसी महंगी गाड़ी से टकरा गई ना मैं वो भर भी नहीं पाऊंगा जो वो मांगेंगे। ज़रा सी खरोंच वो 10 से 20 हज़ार डॉलर लगवा देगी उन गाड़ियों को, और इतने तो पैसे मेरे पास हैं भी नहीं। गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी, मैं नर्वस हो रहा था। जब मैं उस पार्क तक पहुंचा, वहां पार्किंग में मुझे गाड़ी लगानी थी, और उस पार्किंग में पहुंचकर मैं सारी महंगी महंगी गाड़ियों के बीच में अपनी गाड़ी लगाने के बारे में सोच रहा था और काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी मुझे। जब मैंने अपनी गाड़ी वहां पार्क कर दी, वहां मुझे एक पर्ची दी गई जो थी पार्किंग की स्लिप। $100 पार्किंग के थे। इतने ज़्यादा मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इसके बाद मैं उस पार्किंग वाले को कहने लगा, बस कुछ देर जाने वाला हूँ, क्या मुझे ये पार्किंग टिकट कटवानी ही होगी? तो वो कहने लगा, वहाँ आगे जाने वाले हो? कहाँ जाने वाले हो? सर आप वो होटल में जाने वाले हैं ना, मैंने आपको वहाँ देखा है। मैंने कहा हाँ, मैं बस कुछ देर जाकर आऊँगा। और वो कहने लगा, अरे सर आज आपने ये गाड़ी ली है, ये छोटी गाड़ी, ये कहाँ से ली आपने? मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा था और मैं कहने लगा, ये वैसे ही उठा ली, मुझे आज कुछ अलग करने का मन था तो मैंने ये गाड़ी उठा ली, क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं किया? तो वो थोड़ा घबरा कर कहने लगा, अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही किया आपने, आप जो भी गाड़ी चलाना चाहें चला सकते हैं और स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप जा सकते हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ़ कीजिए। अब मैं उस पार्क में पहुंच गया था। उस पार्क में अमीर से अमीर लोग,
कुछ के गले में इतनी ज्यादा सोने की चेन जैसे वो दिखावा कर रहे हो। कई बार तो मुझे शक हो रहा था ये असली भी हैं या नकली ही हैं, क्या ये कार्टून बने घूम रहे हैं। लेकिन सामने मेरी नजर पड़ी बेन पर। वो 70 साल के बूढ़े अंकल हैं और कभी भी खुद को अंकल नहीं कहलवाते। हमेशा वो कहते हैं मुझे बेन कहना है और हम उम्र समझना है। बिल्कुल मेरे साथ वैसा मजाक करो जैसे तुम अपने हम उम्र के साथ करते हो। कई बार उन्हें मैं गालियां निकालता हूं और इससे वो खुश भी होते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं जवानों के साथ रहूंगा तो खुद भी जवान हो जाऊंगा, इसीलिए उनके साथ मजाक करने में भी मजा आता है। इस उम्र के किसी बूढ़े के साथ ऐसा मजाक मैंने नहीं किया होगा और वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। सुबह सुबह कभी कभी ही तो बात हो पाती है, लेकिन जब भी होती है खुलकर होती है। और यहाँ मैंने बेन को देखा था, एक कच्छा पहने, अपनी आंखों पर चश्मा लगाए हुए जो सुनहरी रंग का था और अपनी कलाई पर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड चेन पहने हुए। वो उस घास में धूप सेक रहे थे और मुझे लगा जैसे मैं बोर हो गया वो भी बोर हो गए होंगे और यहाँ आकर धूप सेक रहे हैं। मैं भागता हुआ उनके पास गया क्योंकि जान पहचान वाला उनके सिवा यहाँ और कोई नहीं था। उनके करीब जाकर कहने लगा, हो बेन, क्या कर रहे हो यहाँ इस तरह से नंगे पुंगे होकर लेटे हुए हो? लड़की बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे, पहले जवान बनने की कोशिश कर रहे थे। बेन खड़े हो गए, उन्होंने चश्मा उतारा, मेरी तरफ देखने लगे और काफ़ी गुस्से में कहने लगे, लगता है तमीज़ नहीं है तुम्हें। कौन हो तुम और ये सस्ते घटिया से कपड़े पहने यहाँ क्या कर रहे हो? सफाई वाले हो? घास काटने आने वाले हो? चलो घास काटो और निकलो यहाँ से। अगर तुमने दोबारा बदतमीज़ी की ना, पुलिस को बुलाकर यहीं से उठवा दूंगा। मैं अब शांत सा हो गया था, कभी भी बेन को इस तरह से गुस्से में नहीं देखा। फिर मुझे लगा कई बार वो प्रैंक भी तो करते हैं, गुस्सा करने का बहाना सा लगाते हैं। मैं फिर से उनकी चाल पकड़ गया था। अरे बेन, पागल मत बना, देख नंगा पुंगा है, मैं तेरा कच्छा भी उतार दूंगा। ये सुनकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तुम सच में बहुत बदतमीज़ हो कौन तुम? तुम्हें यहाँ से निकलवाना होगा। उन्होंने वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और मुझे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड मुझे समझाने लगे थे, देखिए सर, यहाँ के रूल्स हैं, आप जो भी हैं, देखिए रूल्स आपको मानने होंगे, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। और सर, ख़ास तौर पर हमारे मेहमान हैं और यहाँ आराम करने के लिए आए हैं कुछ दिनों के लिए, आप उनके साथ बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप दोबारा कुछ करेंगे तो माफ़ कीजिए, हमें आपको बाहर फेंकना होगा। और आप बता सकते हैं आप कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं या आगे आपका कौन सा बंगला है? इससे पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं। अब मैं काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका था। मुझे बेइज्जती का एहसास हो रहा था। मुझे खुद लगा कि उनके साथ कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल गया, लेकिन ये सब तो उन्हें अच्छा लगा करता था। यहाँ आकर वो बदल कैसे गए, इतने अमीर कैसे हो गए? मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ बेन को, वो काफ़ी गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आज भी घर में उन्हें काम करना पड़ता है और उसके बाद एक छोटे से स्टोर में जाकर पैकिंग का काम करना पड़ता है। उनके ऊपर भी काफ़ी कर्ज है, इसीलिए उन्हें 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और बूढ़ा शरीर है, लेकिन फिर भी यहाँ अचानक उनके पास इतने पैसे कैसे आ गए, मैं समझ नहीं पाया था। या तो बेन झूठ बोल रहे हैं या बात कुछ अलग है। इसके बाद अब मैं वहाँ से निकला था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैंने गाड़ी उठाई और मुझे लगा यहाँ सभी अमीर ही होंगे और बेन भी लगता है यहीं पर आ गए, मुझे चलना चाहिए। किसी और से बदतमीज़ी की और मुझे कोई पकड़वा ही ना दे, कोई गलती ना हो जाए मुझसे। गाड़ी लेकर मैं सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब मैं फ्रेश होना चाहता था, लेकिन मेरा मूड ज़्यादा ख़राब हो गया था। बहुत कम दोस्त हैं मेरे, एक उनमें से बेन थे जिनसे कभी कभी बात हो पाती थी, और आज तो बेन ने भी मेरी बेइज्जती सबके सामने कर दी थी। ये बेन ही थे, उनके माथे पर मस्सा था, उनका कोई हम शक्ल बिल्कुल उनके जैसा दिखने वाला हो ही नहीं सकता। मैं गाड़ी चलाते चलाते घर पहुंचा था और काफ़ी ज़्यादा निराश। ये दोपहर का वक्त हो गया था और खाना खाने का भी मन नहीं, लेकिन दोपहर को माँ की कॉल आ गई और माँ पूछ रही थी कुछ खाया या नहीं खाया, सेहत कैसी है। और मैं माँ से बात तो करना चाहता था, लेकिन अब काफ़ी दुखी था और मैं माँ को कहने लगा, रात का वक्त है ना आपके वहाँ, आपने अब फ़ोन क्यों कर लिया? माँ वैसे ही मेरे हाल चाल को पूछना चाहती थी
और मैं माँ से अब बात करना नहीं चाहता था। माँ को कहा बाद में बात करूँगा शाम के वक्त। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं बेड पर लेट गया था। मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, लेकिन मुझे लगा अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरी सेहत थोड़ी और ख़राब थी और मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता था। दोपहर की झपकी ली मैंने और रात का वक्त हो चुका था। रात को उठा और मैं थोड़ा थोड़ा काम करना चाहता था। मुझे लगा अब मैं दिन के वक्त सो लिया हूँ तो रात को काम कर सकता हूँ। मैं रात को उस ट्रक की अपॉइंटमेंट्स लेता गया। सारा काम मैंने रात को निपटाया और सुबह सुबह सैर करने के लिए निकल पड़ा। मैं आज काम जैसे उल्टा पुल्टा कर रहा था। अमूमन रात को सोता हूँ, दिन के वक्त काम करता हूँ। अब मैंने रात को काम किया था और दिन को मैं सोने वाला था। अब सुबह सुबह सैर करने के लिए मैं बाहर निकल गया था। मैं काफ़ी समय तक सैर करना चाहता था क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस में था मैं। इसके बाद सैर करते करते मैं स्ट्रीट से काफ़ी आगे निकला और सामने वाली उस छोटी सी पार्क में बैठे मैंने बेन को देखा जो सर खुजा रहे थे। अब मुझे उन पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वहाँ ऐश करके वापस आ गए। इसके बाद मैं टेबल पर उनके साथ बैठ गया, लेकिन मैंने मुंह फुलाया हुआ था। उनसे बात करना नहीं चाहता था और मेरे करीब आकर मेरे सर पर उन्होंने टपली मारी और कहने लगे, अबे क्या कर रहा है, देख नहीं रहा मेरी तरफ, बात नहीं करना चाहता, क्या हुआ, किसी से लड़ाई करके आया है। मैं उनकी आंखों की तरफ देखने लगा था जैसे वो सब कुछ भूल गए हों। अब मैं उन पर गुस्सा निकालने लगा था। पागल समझा है, पागल समझा है। वहाँ सबके सामने तो बड़ी बेइज्जती कर रहे थे और यहाँ आकर बड़ी दोस्ती याद आ रही है। क्या हुआ था उस समय, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई है जिसके सामने इस तरह से रोब मार रहे थे। तब बहन काफ़ी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे थे। क्या हुआ, तू पागल तो नहीं हो गया, कौन सी गर्लफ्रेंड, कौन सी बेइज्जती, वो 6-7 दिन पहले वाली बात तो नहीं कर रहा जब मैं यहाँ पर तेरी पीठ पर वो हाथ मारकर भाग गया था। मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ। वो पार्क में क्या कर रहे थे आप? मैं आपको बात करने के लिए मनाना चाहता था। मैं देख रहा था वहाँ पार्क में महंगी महंगी चीज़ें लेकर किस तरह कच्छा पहनकर बैठे हुए हैं। यहाँ तो आपको तोंद दिखाने में डर लगता है, वहाँ तो सब लड़कियों के सामने किस तरह से अपनी तोंद दिखा रहे थे, अपना पेट बाहर की तरफ कैसे निकाल कर धूप सेके जा रहे थे। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे थे। क्या बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं, तुम्हें पता तो है। अब ऐश करने की उम्र तो रही नहीं मेरी और जेब में पैसे भी तो होने चाहिए महंगी जगह पर जाने के लिए। अब मैं बेन की आंखों की तरफ देख रहा था। सच और झूठ की पहचान हो जाती है, लेकिन भ्रम में भी मैं नहीं रहना चाहता। फिर से मैं गुस्सा होने लगा था। देखो, अब बेइज्जती की है, मैं बात नहीं करूँगा। वहाँ इतनी महंगी पार्क में महंगी महंगी चीज़ें लेकर पहनकर इस तरह से बैठे हुए थे। अब आपको मेरी याद आ रही है जब अकेलेपन का एहसास हो रहा है। बेन मेरी आंखों में देखकर कहने लगे थे, मैं कसम खाता हूँ कभी ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मेरे दोस्त हो और वैसे भी तुम मेरे हम उम्र दोस्त हो ना। तुमसे ज़्यादा मजाक मैं किसी और के साथ नहीं करता। भले ही जब मैं मर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना, उस समय भी मैं तुमसे दोस्ती निभाने की कोशिश करूँगा। मुझे पूरी ज़िंदगी कोई अच्छा दोस्त नहीं मिला जिससे मैं बड़ी खुशी खुशी बात कर पाऊँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा ना, तब भी अगर तुम मेरे सामने आए ना, तुम्हारे सामने रोब से बात नहीं कर सकता मैं। अब उनकी बातों में सच्चाई दिख रही थी, लेकिन उस पार्क में क्या हुआ फिर? तो बेन पूछने लगे हुआ क्या क्या था। मैंने बेन को पूरा बता दिया कि इस तरह से आपने ये सब बोला। अब बेन मानने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने बेन को कहा, दोबारा चलते हैं, हो सकता है वो आपका हमशक्ल हो सकता है सारी बात झूठी हो। मैं दिखा दूंगा वहाँ लोगों से मिलकर, वो आपको पहचानते होंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड खास तौर पर। तब बेन कहने लगे ठीक है। इसके बाद मैं घर आ गया, बेन भी अपने घर चले गए। हमने प्लान बनाया था 11 बजे वहाँ जाने का। वैसे अमूमन बेन काम नहीं छोड़ते, वो घर से काम करते हैं और आज उन्होंने अपने काम को पोस्टपोन कर दिया था। इससे उन्हें थोड़ा नुकसान होता, लेकिन मेरी दोस्ती के लिए वो ये सब करना चाहते थे, तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब 11 बजे बेन को गाड़ी में बिठाकर मैं निकल रहा था उस स्ट्रीट से और बेन हैरान, इतना सन्नाटा, यहाँ दिन के वक्त कोई किसी काम पर जाता नहीं।
मैंने कहा पता नहीं, हम तो बहुत कम लोगों से मिलते हैं ना, सैर के वक्त जो मिल जाए उसी से बात होती है, ज़्यादा किसी से बात तो होती ही नहीं। अब गाड़ी से जैसे ही हम मेन रोड पर पहुंचे, वो रविवार के दिन भीड़ भाड़ वाला रोड बिल्कुल खाली पड़ा था। और ये कल भी हुआ था। मैंने बहन को बताया, यहाँ हमारे शहर के इस हिस्से में पूरी तरह से जैसे कोई है ही नहीं, बिल्कुल भीड़ नहीं होती। फिर उस गाड़ी से हम पहले मैकडी पहुंचे, वो खाली था, आसपास की सारी जगह खाली। और मैंने बहन को कहा कल भी ऐसा ही था, रविवार के दिन तो यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा कैसे हो गया, चारों तरफ खाली था। मैंने कहा कल भी ऐसे था। फिर मैंने बहन को कहा चलो शहर चलते हैं। बहन मुझे सामने वाला रास्ता बताने लगे और कहने लगे बहुत साल हो गए वो शहर नहीं गए। और मैंने कहा मैं भी बहुत साल हो गए उस शहर नहीं गया था। जैसे ही हम रोड के उस तरफ पहुंचे, सामने नाका लगा हुआ था, जैसे पूरे के पूरे रोड को जाम किया हो। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले वहां पर खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ से कोई गाड़ी आए और वो चेक करे। तब मैं बहन को कहने लगा देखो वो चेक करेंगे, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, जैसे इस शहर से किसी को बाहर जाने न दिया जाता हो। कल मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से चलते हैं, उसी खंडहर वाले रास्ते से, उस घरों के बीच से निकलते हुए टूटी फूटी सड़कों से वो 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया। उसके बाद सीधा हाईवे पर, गाड़ियों की भीड़ ही भीड़, बहुत सारी गाड़ियां थी वहां पर। अब उन गाड़ियों में ऐसा एहसास कर पा रहे थे जैसे नियमों का पालन हम ही कर रहे हों, बाकी तो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाए जा रहे थे। कुछ ने जैसे शराब पी रखी हो वो ऐसे गाड़ी चला रहे थे, और पुलिस वाले उन्हें पकड़ भी नहीं रहे थे। उनकी गाड़ियां महंगी लग रही थी शायद इसलिए। अब हम शहर में पहुंच गए थे और वहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और जब उस इलाके से हम पॉश इलाके में पहुंचे, वहां की गाड़ियां देखकर बैन भी हैरान थे। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, यहाँ पर सबसे अमीर लोग रहते होंगे। और ये वो पीछे वाला घर देखो, वो 7 मंजिला घर, क्या नहीं है उसमें यार, बाहर वो कांच की पूरी बिल्डिंग लग रही है। वो देखो वो बूढ़ा उस पर चल रहा है जैसे कांच पर चल रहा हो। वाह, ऐसा घर जिंदगी में हमारे नसीब तो आ ही नहीं सका। हम तो पूरी जिंदगी बस घिसते ही रह गए, कोई काम नहीं बना हमारा। इसके बाद अब हम उस गाड़ी को लेकर उस पार्किंग तक पहुंचे थे। जैसे ही पार्किंग में वो गाड़ी मैंने अंदर लगाई, उस आदमी ने मुझे पहचान लिया। सर आज आप फिर से ये गाड़ी लेकर आए हैं? मैंने कहा हाँ, आज इस गाड़ी में कुछ मज़ा आ रहा है। पुरानी चीज़ें चलाने में जो मज़ा है नई में नहीं है। तो वो कहने लगा बिल्कुल सर, ये तो बात है, आप यहाँ गाड़ी लगा दीजिए, कोई बात नहीं, मैं पार्किंग स्लिप का देख लूँगा। हम दोनों अब पब्लिक पार्क की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे और वहाँ पर बैन का हम शक्ल हम ढूंढ रहे थे। जैसे ही पार्क के करीब जाने लगे, मैंने बैन को कहा बैन शर्ट उतारो, मैं थोड़ा सा तुम्हें वैसा लगवाना चाहता हूँ जैसे तुम कल लग रहे थे। बैन ने शर्ट उतार दी, उन्हें मैंने चश्मा पहनने को दे दिया। अब उन्होंने नीचे निक्कर पहन ली थी और नकली वो कुछ गहने जैसे उन्हें पहना दिए थे। अब बैन चलते चलते उस पार्क के अंदर गए और हम खुद हैरान थे। उन्हें देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड सैल्यूट मार रहे थे। उन्होंने खुद रास्ता दिया उस वीआईपी एरिया में। हम पार्क से आगे उस वीआईपी पूल की तरफ पहुंच गए थे। हर कोई बैन को पहचान रहा था और मैंने तब बैन को कहा देखो बैन, यहाँ हर कोई पहचान रहा है ना, तुम्हें मैंने कहा है बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखने वाला, क्या वो तुम ही तो नहीं थे? मैंने फिर से चश्मा नीचे करके मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा मैं देख तेरे मुक्का मारूंगा पीठ पे, तुझे पता नहीं है मैं नहीं हूँ। मुझे खुद हैरानी हो रही है और मेरी टांगें कांपती हुई देख, वो सल्यूट मार रहे हैं, कहीं हम पकड़े ना जाएं। अबे इस पार्किंग वाले एरिया की वो कितनी ज़्यादा $100 की पर्ची, और यहाँ स्विमिंग पूल में भाई पास हजार डॉलर के बनते हैं। मेरी टांगें कांप रही हैं, कहीं ये कोई आइडेंटिटी कार्ड ना मांग लें, क्या करेंगे हम? इसके बाद जैसे ही हमने उस पूल के अंदर नहाते हुए बैन को देखा, दोनों हैरान। बैन का हम शक्ल पूरी तरह से बैन जैसा लग रहा था, लेकिन उसने लड़कियों के साथ खेलना शुरू कर दिया और लड़कियां बार बार उसे आकर किस कर रही थी। 2-3 लड़कियों के कंधों पर अपनी बाजू रखकर जैसे अपनी अय्याशी का मुजाहरा कर रहा था।
इसे देखकर बैन भी एक खंबे के पीछे छिप गया और मुझे उसने वहां आने के लिए कहा। अरे कहीं वो देख ना ले। ये क्या है, कैसे अय्याशी कर रहा है? मैं तो ऐसी जिंदगी कभी जी ही नहीं पाया। मैं शादी ही नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी परेशानी में रहा। लेकिन ये तो जैसे बहुत कोई अमीर है। देखो उसके माथे के बिल्कुल पिछली साइड वो मार्क जैसे मेरा है, और कंधे पर देखो वो कट का निशान जो मुझे भी नहीं पता मेरे कंधे पर कब बना था, उसके कंधे पर भी है। ये तो जैसे मेरा बिल्कुल हम शक्ल है, और चोट भी हम दोनों की एक जैसी लगी। ये मेरा जुड़वा भाई तो नहीं कहीं बचपन में किसी मेले में खो गया हो? अरे यार, इतना अमीर, मुझे देखकर ये बहुत खुश होगा। मैंने तभी बैन को रोक लिया और कहा, रुको बैन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारा हम शक्ल भी यहाँ है, और तुम्हें पता है मैं यहाँ पहुँचा क्यों था? अपना हम शक्ल ढूंढने के लिए। अब पहले मुझे अपना हम शक्ल देखना है। मैं जानना चाहता हूँ क्या सच में यहाँ एक दूसरे जैसे दिखने वाले कई और लोग भी हैं? अब हमने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसके बाद हम उस पुल से थोड़ा आगे गए, और आगे पहुंचने के बाद मुझे उस जगह का पता था जो उस लड़की ने बताई थी, और वो लड़की भी मुझे वहीं पर दिख गई। मैं बैन को कहने लगा था, ये लड़की मिली थी जिसने मुझे पहचाना था, मेरा नाम तक बताया था, और वो देखो सामने। तभी बैन ने इशारा किया, वो देखो उसके पास तुम्हारा हम शक्ल भी। जब मैंने नज़रें उस तरफ घुमाई थी, वो आदमी बिल्कुल मेरे जैसा लगता था। शरीर पर वैसे ही बाल, नेकर पहने हुए, दो लड़कियों के कंधों पर अपनी बाजू रखे हुए। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने महंगी महंगी चीज़ें पहन रखी थी, उसकी टोपी, उसमें सोना लगा हुआ था, और वहाँ पर बैठा वो सामने टेबल लगाकर खाना खा रहा था, और सामने वाले उस होटल से खाना भी आ रहा था। मैं उस एरिया में जा नहीं सकता था, लेकिन मुझे इतना पता था 10-20 हज़ार डॉलर तो सिर्फ उस टेबल पर बैठने के लगते हैं। इतना अमीर आदमी होगा जो बिल्कुल मेरा हम शक्ल है। और क्या मेरा भी कोई भाई बचपन में मेले में गुम गया होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी एक जगह हमें एक औरत दिखी। वो औरत हमारी उस स्ट्रीट में रहती है और ज़्यादातर बीमार रहती है, घर का काम करती है, और उसका बेटा उसके लिए कुछ पैसे भेज देता है। और यहाँ तो वो मॉडर्न कपड़े पहनकर पीछे वाले उस प्राइवेट पूल में नहा रही थी। उसे देखकर भी हमें हैरानी हुई, बिल्कुल वैसी। ऐसा कैसे हो सकता है एक जगह पर अमीर लोग और बिल्कुल हम शक्ल? इस सवाल का हमें जवाब चाहिए था, और मुझे बिल्कुल मेरे जैसे दिखने वाले, मेरे जैसे नाम रखे हुए आदमी से जवाब चाहिए था। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया। पीछे से छिप कर जाऊंगा उस जगह पर, और वहां जाकर उससे बात करूंगा। लेकिन उसे उस खास पीछे वाली जगह पर बुलाने के लिए भी एक प्लान बनाना होगा। वो लड़की उससे बाहर आ गई थी, और इसके बाद वो इधर उधर देख रही थी, शायद कहीं जाने वाली थी। और जब वो एक पेड़ के पास पहुंचकर किसी से बात कर रही थी, तभी मैं उसके पास गया, और मैं मुस्कुराकर कहने लगा, अरे तुम वहां से आ क्यों गई? मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं बस तुमसे बात करना चाहता था, तुम बाहर की तरफ आ गई। वो बड़ी खुश हो गई थी। सच में तुम मुझसे बात करना चाहते थे? उन लड़कियों के कंधों पर तो बड़ा हाथ रखा हुआ था, उनसे तो बड़ी फ्लर्टिंग वाली बातें कर रहे थे। मैंने कहा, मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब मुझसे बात करो। तुमने बात नहीं की तो मैं नाराज़ हो गया। लेकिन अब तुम्हें अगर मेरे साथ घूमने जाना है, वो पीछे वाली पार्क देख रहे हो जहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना चाहता हूँ। लेकिन उन लड़कियों के सामने तुझे एक बहाना लगाना होगा। मैं वहाँ वापस जाने वाला हूँ। लगभग 10 से 15 मिनट बाद वहाँ पर आना और कहना, अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक खुफिया बात बताऊंगी, तुम्हारी माँ की खुफिया बात। अब ये बात कहकर मुझे पीछे वाले एरिया में ले आना, ये कोड वर्ड होगा। इस तरह से तुम मेरे साथ वहाँ पर कुछ भी कर सकती हो। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसे लगा था ये अमीर लड़का पट गया, लेकिन मैं तो कोई और ही था। मैं पहले ही उस जगह पहुँच गया और पेड़ के नीचे छिपकर देखने लगा, और मेरा काम उस लड़की ने कर दिया था।
वो मेरे हमशक्ल को बहाना लगाकर वहाँ पर ले आई थी। इसके बाद उस जगह कोई मौजूद नहीं था और मैंने बेन को एक तरकीब सुझाई थी। तुम जल्दी से उस लड़की के पास जाना, तुम भी बिल्कुल उस अमीर आदमी की तरह जाना और उससे कहने लगना कि तुम्हारे साथ एक बात करनी है। मैं तुमसे बहुत खास बात के ज़रिए कुछ बताना चाहता हूँ, बस उस लड़की को वहाँ से ले जाना। बैन ने ये काम किया। अब बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला वो हमशक्ल वहाँ पर मौजूद था और मैं उससे कुछ बात करना चाहता था। जैसे ही वो लड़की वहाँ पर गई, मैं उस पेड़ के पीछे से भाग कर आया और अपने हमशक्ल को पीछे से दबोच लिया और मैं कहने लगा, देखो भागने की कोशिश मत करना, चिल्लाना मत, मेरे पास बहुत तेज धार हथियार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो डर गया। वो अपने उस कच्छे में मूत चुका था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था। करीब से देखा था उसके शरीर पर वैसे ही निशान जैसे मेरे शरीर पर थे। फिर मैं उससे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है, पूरा नाम बताओ। उसने अपना नाम बताया, परमजीत। उसका नाम, उसकी माँ का नाम, उसके पिता का नाम, कहाँ रहता है, कैसे यहाँ पर पहुँचा, हर चीज़ बिल्कुल मुझसे मैच कर रही थी। लेकिन आगे की वो कहानी में बदलाव था। कैसे वो यहाँ पर अमीर हुआ और क्या क्या वो करने लगा। और मेरी कहानी में मैं कर्ज के नीचे डूबा हुआ यहाँ अब भी काम कर रहा हूँ। मैं उससे पूछने लगा, सच बताओ तुम परमजीत हो या नहीं, या तुम कोई हमशक्ल हो जो उसकी जगह लेकर बैठे हो। तो वो कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं परमजीत हूँ। तुम्हें क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, मुझे छोड़ने के लिए क्या चाहिए, तुम जल्दी से बताओ। देखो मुझे डराओ मत, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, ज़्यादा डर सहन नहीं कर पाऊँगा। इसके बाद मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया था। मुझे देखकर वो घबरा सा गया था और अब वो इस तरह से चुप था जैसे उसके पास बताने के लिए कुछ न हो। वो बस ये कहे जा रहा था, तो तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो तुम यहाँ कैसे आ गए, वहाँ पुलिस वालों ने तुम्हें रोका नहीं। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता था मैं कौन हूँ। इसके बाद मुझे उसके वजूद पर भी शक होने लगा। जल्दी से मैंने माँ को फ़ोन घुमाया। मैं माँ से पूछने लगा था, माँ मुझे आपसे कुछ जानना है, और माँ मेरा हालचाल पूछे जा रही थी। उसके बाद मैंने माँ को कहा, माँ बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला हमशक्ल मैंने यहाँ पर देखा और उसने भी वैसी ही कहानी सुनाई। क्या मेरा कोई जुड़वा भाई भी है, या आपने कभी बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला कोई हमारे रिश्तेदारों का लड़का कभी देखा है? और तब माँ ने जो बात की वो और ज़्यादा अजीब थी। कैसे हो बेटा, सही हो, किसकी बात कर रहे हो? कैसे हो बेटा, सही हो, किसकी बात कर रहे हो? कैसे हो बेटा, सही हो, किसकी बात कर रहे हो? और ये कहने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं माँ से बात ना कर रहा हूँ, किसी कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, और ये बात सुनने के लिए कंप्यूटर भी ना बना हो। मैंने कुछ ऐसा बोला जिसका जवाब माँ दे नहीं पा रही थी। और इसके बाद मैं उससे पूछने लगा था, मुझे सच बताओ, मैं सच जानना चाहता हूँ, मेरा दिमाग घूमता जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बताओ। तब वो मुझे संभालने लगा और कहने लगा, देखो घबराओ मत, देखो तुम्हारा हार्ट भी कमज़ोर हो सकता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सांस लो, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। उसे मेरी फिक्र हो रही थी और मैं जानना चाहता था क्यों। मैं उससे पूछने लगा, मुझे बताओ सच क्या है, आखिर तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो? उसने जो बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो पूरा सच बता चुका था। वो मेरे जैसा नहीं दिखता, मैं उसके जैसा दिखता हूँ। वो असली परमजीत है जो पंजाब से आया था, यहाँ पर काम किया, स्ट्रगल किया, उसके बाद उसने अपना काम शुरू किया जिससे उसने ढेर सारे पैसे कमाए। वो बहुत अमीर हो गया, लेकिन इसी के साथ बीमारियां उसे लगी। फिर उसने खुफिया संस्था से कांटेक्ट किया जहां सिर्फ अमीर कांटेक्ट करते थे, और वो खुफिया संस्था बनाती थी क्लोन, ऐसे क्लोन जो बिल्कुल आपके जैसे लगते हों, उनका शरीर बिल्कुल आपके जैसा। अगर आपको कोई बीमारी लगे तो उनके शरीर के वो पार्ट्स आपके साथ रिप्लेस कर दिए जाते। इसीलिए उसे मेरे हार्ट की ज़्यादा फिक्र थी।
उसका दिल कमज़ोर था, उसे एक बीमारी थी जिस कारण उसे हार्ट अटैक आ सकता था। तब मेरा दिल उसे लगाया जाता। इसलिए हम क्लोन्स को उस स्ट्रीट पर रखा जाता था। सारा दिन हम काम पर लगे रहते, बाहर निकलने का समय नहीं मिलता। हमारी मेमोरी में वो जिसके क्लोन हम होते उसकी मेमोरी डाली जाती। इसी कारण पिछले 5 सालों से मैं यहाँ कैद था और पिछली जो भी जानकारी वो धुंधली धुंधली सी। बस माँ से बात कर पाता था जो कि एक कंप्यूटर थी। असल में भी मैंने माँ से बात नहीं की थी, मैं तो एक नकली क्लोन था। इस बात ने मुझे धक्का दिया था और मुझे वो संभालने लगा था। मैं रोने लगा था और उससे कहने लगा था, इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें कैदी बनाकर क्यों रखा जाता है। मुझे जब ये पता चला मरने का मन कर रहा है। मैं तो एक नकल हूँ, असली भी नहीं। मेरी यादें भी नकली, मैं पूरा का पूरा नकली। तब उसने कहा था, कुछ दिन और, बस कुछ दिन और, तुम्हें ये चिंता कुछ दिन होगी। फिर तुम जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओगे ना, बेहोश करके ये मेमोरी मिटा दी जाएगी। तुम दोबारा उस जिंदगी में पहुंच जाओगे, कुछ महसूस नहीं होगा, बस कुछ दिन की बात है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा था और बेन मुझसे जानना चाहते थे सच क्या है। मैंने बेन को कहा, बेन मुझ पर भरोसा करते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, वादा करो दोबारा यहाँ नहीं आओगे। तो बहन ने कहा, बिल्कुल मैं वादा करता हूँ, कभी पूछूंगा भी नहीं। बहन को उसके घर छोड़ दिया था और मैं अपने उसी घर में काम करने का मन नहीं कर रहा था मेरा। मैं जान गया था जो काम मैं करता हूँ वो असल में मौजूद नहीं है। ये कंप्यूटर मुझे नकली काम देता है, मैं बस सारा दिन उसमें लगा रहता हूँ। अपने आप बहाने से कर्ज बढ़ते हैं ताकि काम में गड़ा रहूँ, यहाँ से बाहर ना निकल पाऊँ। पैसे तो परमजीत खुद भेजा करता था कमाई कहकर। इस तरह हर किसी को इस जगह बांध दिया जाता। ये छोटा शहर क्लोन का शहर है और अगले 7 दिन में मेरा चेकअप है। तब तक के लिए मुझे कहा गया मुझे छुट्टी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने घर में जो मर्जी चाहूँ खा सकता हूँ, पी सकता हूँ और महंगे महंगे तोहफे जो परमजीत ने भेजे थे मेरे लिए। अब मैं इस बात से बहुत निराश हूँ कि मैं नकली हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस ये सोचे जा रहा हूँ, क्या बेन को सच बता देना चाहिए? क्या यहाँ सबको सच बता देना चाहिए? और क्या हम आज़ाद हो सकते हैं यहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया में अपने वजूद के साथ? उनकी नकल नहीं, उनके गुलाम बनकर नहीं, उनके चारे की तरह नहीं। जब वो अपने शरीर को खराब करेंगे, हम अपने शरीर का हिस्सा उन्हें देंगे, बस इसलिए हमें पाला जा रहा है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। समय कम है मेरे पास, जल्द ही मेरा चेकअप होने वाला है। उससे पहले मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं आपसे भी एक जवाब चाहता हूँ। क्या आप भी घर में कैद रहते हैं, एक खास इलाके में, उससे आप बाहर नहीं निकलते और जानबूझकर काम के बहाने, कर्ज के बहाने, गरीबी के बहाने आपको एक छोटी सी जगह पर जैसे कैद किया गया है? आप उस शहर से बाहर नहीं निकल पाते, आप उस खास शहरों के इलाके से बाहर कभी देख नहीं पाए। जो खबरें आप देखते हैं उन्हें देखकर आप ये सोचते हैं बाहर वो चल रहा है। बाहर निकलिए, कहीं आप भी क्लोन तो नहीं? कहीं आप जिस इलाके में रह रहे हैं वो सारे क्लोन तो नहीं? सच जानने की कोशिश करिए।